हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंस। आज हम करेंगे रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है, आज हम इस कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे। पॉलिटिकल साइंस जो किस सब्जेक्ट से डील करता है? इट डील्स विद द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है? इकोनॉमिक्स डील करती है वेल्थ से, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी से, कि पैसा कैसे कमाना है और उससे ह्यूमन का वेलफेयर कैसे होगा। इकोनॉमिक वेलफेयर की बात की जाती है तो हम उसकी स्टडी करते हैं इन द इकोनॉमिक्स। आज देखेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स दोनों आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है। पहले टाइम में क्या था, हम पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स इन दोनों को सेपरेट स्टडी नहीं करते थे। दोनों की स्टडी अंडर द सब्जेक्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी में की जाती थी। मीन्स पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये दोनों क्या थे? सेम सब्जेक्ट थे। पॉलिटिकल साइंस कोई डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं था और इकोनॉमिक्स कोई डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं था। दोनों क्या थे? सेम सब्जेक्ट थे। तो इनकी सेपरेट स्टडी कब की जाने लगी? जब एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी बुक पब्लिश की वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन में इकोनॉमिक्स की सेपरेट स्टडी की। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से इकोनॉमिक्स को सेपरेट कर दिया। दैट्स वाई इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ माने जाते हैं, जिन्होंने क्या किया? इकोनॉमिक्स को डेवलप किया था। पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ हम दोनों सब्जेक्ट स्टडी करते थे, लेकिन 1776 से हम इकोनॉमिक्स की सेपरेट स्टडी करने लगे हैं। तो इन दोनों का रिलेशनशिप इस बात से समझ आता है कि पहले हम दोनों के एक सब्जेक्ट के अंदर स्टडी कर रहे थे। तो अब करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू इकोनॉमिक्स। मीन्स पॉलिटिकल साइंस की इकोनॉमिक्स को क्या कंट्रीब्यूशन है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ प्रोग्रेस का मीनिंग क्या है? डेवलपमेंट का मीनिंग है कि हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना चाहिए, लोगों की एजुकेशन इंक्रीज करनी चाहिए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है, उनकी एवरेज एज इंक्रीज होनी चाहिए, हमें बेसिक फैसिलिटीज ज़्यादा मिलनी चाहिए, हेल्थ इंप्रूव होनी चाहिए। ये कब होगा? जब इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी। और इकोनॉमी के प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है कि इकोनॉमी में, देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी तो ये सारी चीज़ें ग्रो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ क्या है कि अगर गवर्नमेंट कोई लॉ बना रही है जिससे इकोनॉमी ग्रो करेगी, वेलफेयर होगा लोगों का, तो इकोनॉमी डेवलप करेगी। अगर सरकारें आपस में लड़ रही हैं, वो देश की वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं कर पा रही, तो क्या हमारी इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो। नंबर 2, स्टेट फॉर्मुलेट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। हम इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करते हैं। हम इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे कमर्शियल पॉलिसीज होगी, देश में इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए सरकार कमर्शियल पॉलिसीज बना रही है। देन एग्जिम पॉलिसीज बना रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड पॉलिसीज बना रही है, बैंक रेट के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। इन सब से हमारे क्या होगी? इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये सब पॉलिसीज फॉर्मुलेट कौन करता है? स्टेट करता है। जैसे हमने देखा कि कोरोना वायरस की वजह से इंडस्ट्रीज में क्या होगी?
रुकावट आ गई, उनकी ग्रोथ डिक्रीज कर गई। इस साल जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से हुई है। तो सरकार ने इंडस्ट्री सेक्टर को रिवाइव करने के लिए जो नई पॉलिसीज बनाई हैं जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ करे, तो वो पॉलिसीज बनाई किसने है? स्टेट ने। तो स्टेट क्या करता है? देश में तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्मुलेट करता है। नंबर 3, स्टेट इनफोर्सेस इकोनॉमिक पॉलिसीज। स्टेट इकोनॉमिक्स पॉलिसीज को फॉर्मुलेट ही नहीं करता, उसको इन्फोर्स भी करता है। इन्फोर्स मींस लागू करना। अगर सरकार ने माइक्रो सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए, टाइनी सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई हैं, अगर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो उस पॉलिसी की, उस लॉ की वैलिडिटी क्या होगी? वो अपने आप में ही खत्म हो जाएगी। तो सरकार जितनी भी पॉलिसीज बना रही है उसको फॉर्मुलेट ही नहीं करती बल्कि इनफोर्स भी करती है, इम्प्लीमेंट भी करती है, जिस वजह से देश में तरक्की होती है, लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करता है। फोर्थ वन इज इकोनॉमिक सिस्टम इज लेड डाउन बाय द स्टेट। हमने इकोनॉमिक सिस्टम करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम में आते हैं कि हमारे देश में कैसा सिस्टम है। मेनली 3 तरह के सिस्टम होते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है। तो एक देश में कौन सा सिस्टम होना चाहेगा, इसको कौन डिटरमिन करता है? स्टेट करती है। इंडिया में क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है कि देश में कुछ सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट के हाथ में हैं और कुछ सेक्टर प्राइवेट सेक्टर्स के हैंड्स में है। जैसे डिफेंस है, रेलवे है, वो सेक्टर किसके हैंड्स में है? गवर्नमेंट के हैंड्स में है, गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है। और दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स जैसे स्टील इंडस्ट्रीज होगी, छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होगी, कंज्यूमर गुड्स होगी, कैपिटल गुड्स होगी, वो कौन डेवलप कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर। तो उनमें इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? प्राइवेट सेक्टर। तो हमारे देश में दोनों सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों को राइट दिए गए हैं कि वो क्या कर सके? इन्वेस्टमेंट कर सके। तो हमारे देश में है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स तो इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा होगा, इसको कौन डिफाइन करता है? स्टेट। जैसे चाइना में क्या है? सोशलिज्म है। और कुछ सेक्टर्स हैं जो यूएसए हो गया, या फिर कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें कैपिटलिज्म प्रिवेल करता है। नंबर 5, पॉलिटिकल सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हमारी जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन पॉलिटिकल साइंस के पास है, पॉलिटिक्स के पास है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इंडस्ट्री चल रही है, लेबर में कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, हम कहते हैं जो एंटरप्रेन्योर है, लेबर उस इंडस्ट्री का मालिक है, लेबर को प्रॉपर वेजेस नहीं दे रही, तो प्रॉपर वेजेस कितनी होनी चाहिए? कम से कम मिनिमम वेजेस इतनी होनी चाहिए ताकि वो अपना बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाए। तो उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हमारे देश में चल रही है, एक लेबर की इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन कौन कर रहा है? स्टेट कर रही है कि मिनिमम वेज एक्ट लागू कर दिया कि एक लेबर के वेलफेयर के लिए एक एंटरप्रेन्योर को क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या क्या उसको मिनिमम फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। एक इकोनॉमिक देश में कोई और बेसिक प्रॉब्लम आ गई तो उन सबका सॉल्यूशन हमारे देश की सरकार करती है। अब कोविड-19 की वजह से क्या हो गया? देश में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि देश के बहुत सारे लोग हैं जिनका काम चला गया है, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, तो वो क्या होगी? बेरोजगार हो गए। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसके पास है? एक स्टेट के पास है। उन्होंने क्या किया? मनरेगा के थ्रू वर्कर को बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा।
अब इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या है, प्राइसेस का इंक्रीज करना, बहुत ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो सरकार ही कंट्रोल कर रही है, कंज्यूमर एक्ट गुड्स के थ्रू क्या कर रही है, उनको कंट्रोल कर रही है। तो जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन होता है पॉलिटिक्स के पास, स्टेट के साथ। नंबर 6, स्टेट मेक्स रूल अबाउट कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स सरकार ही रूल बनाती है कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंजम्पशन का मीनिंग क्या है, जो कुछ भी एक कंज्यूमर हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं उनको कहते हैं कंजम्पशन। मीन्स सरकार क्या करती है, वो इंश्योर करती है कि लोगों के पास कंजम्पशन के लिए प्रॉपर गुड्स की सप्लाई होनी चाहिए। जैसे अब एग्जाम्पल के थ्रू हम देख रहे हैं अनियन और पोटैटो की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई हैं, क्योंकि देश में सप्लाई रिड्यूस हो गया। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन कौन करेगा, हमारे देश की सरकार करेगी। नंबर 2, प्रोडक्शन। दी सरकार ने देखना है कि इन गुड्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। अगर हमारे देश में अनियन की डिमांड ज़्यादा हो रही है तो इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, कहीं जाके किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर लिया जाए ताकि देश में उसकी प्रॉपर सप्लाई हो सके, स्केर्सिटी ना हो। देन डिस्ट्रीब्यूशन, सरकार ऐसे रूल बनाती है कि हर एक पर्सन को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो, हर गुड मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि एक पर्सन के पास सारी कॉमोडिटीज हैं और दूसरे पर्सन के लिए एक दाना भी नहीं है। तो सरकार क्या करती है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रूल बनाती है। सरकार कहती है कि एक पर्सन है, इतनी मिनिमम क्वांटिटी है, इससे ज़्यादा अपने पास स्टोर नहीं कर सकते, मीन्स उसके ऊपर रैशनिंग कर देती है, कोटा लगा देती है। तो इससे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इक्वली गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये थी हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू इकोनॉमिक्स। अब हम करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स टू पॉलिटिकल साइंस। क्या इकोनॉमिक्स भी पॉलिटिकल साइंस को कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, तो हम इसको देखते हैं। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक कंडीशंस इन्फ्लुएंसेस द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ अ मैन। इट मीन्स क्या है कि एक ह्यूमन ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना, उसको कौन डिटर्मिन करता है, इकोनॉमिक कंडीशंस। जैसे हम कहते हैं एक पुअर मैन है, उस पर्सन को किसकी चिंता है, उसको ये चिंता में अपने बच्चों के लिए कैसे खाने का इंतजाम करूं, उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल करूं। क्या उसको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट होगा, वो देखेगी कौन एमएलए बन रहा है, कौन एमपी बन रहा है, वोटिंग चल रही है, क्या मैं उसमें इंटरफेयर करेगा, क्या उसमें एक्टिव रोल प्ले कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अगर एक पर्सन चाहता है कि मैं पॉलिटिक्स में, स्टेट की एक्टिविटीज में एक्टिव रोल प्ले करूं, तो वो इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए, रिच होना चाहिए। हम यही देखते हैं हमारी पॉलिटिक्स में क्या है, अगर एक पर्सन इंटरफेयर कर रहा है, उस देश की, स्टेट की एक्टिविटीज को वॉच कर रहा है, अगर वो इकोनॉमिकली रिच होगा, साउंड होगा, तभी वो एक्टिव रोल प्ले कर पाता है। अदरवाइज वो क्या होता है, पैसिव होता है। एक गरीब पर्सन के लिए चिंता तो ये है, मैं अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाऊंगा, उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल करूंगा। उसको सिर्फ इसी बात की चिंता होती है कि मुझे कल काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं अपना पेट भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा। तो उसके लिए चिंता पॉलिटिक्स नहीं है, स्टेट नहीं है, उसकी चिंता अपनी फैमिली होती है। तो अगर इकोनॉमिक कंडीशन सही होंगी तो वो क्या होगा, पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल प्ले करेगा, अदरवाइज वो पैसिव रोल प्ले करेगा। सो इकोनॉमिक कंडीशन दीज आल्सो इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ अ मैन। मेरी इकोनॉमिक कंडीशन ही मेरे पॉलिटिकल कैरेक्टर को डिफाइन करेंगी कि मैं पॉलिटिकली एक्टिव हूँ या पैसिव हूँ। नंबर 2, इकोनॉमिक इनक्वालिटीज गिव बर्थ टू रेवोल्यूशन। इकोनॉमिक इनक्वालिटीज ही हैं जिस वजह से रेवोल्यूशन होती है। इकोनॉमिक इनक्वालिटीज का मीनिंग क्या है
कि देश में दो तरह के लोग हैं, हैव्स एंड हैव्स नॉट। हैव्स का मीनिंग है रिच पीपल एंड हैव्स नॉट का मीनिंग है पुअर पीपल। मीन्स अगर देश में दो तरह की क्लासेस बन जाएंगी, एक अमीर और एक गरीब, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि गरीब लोग क्या करेंगे, अमीरों के अगेंस्ट क्या कर देंगे, रेवोल्यूशन कर देंगे। तो जी हमने अपनी हिस्ट्री में भी देखा है, जितनी भी रेवोल्यूशन आई है वो रेवोल्यूशन का मेन कॉज क्या होता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। आज के टाइम में किसानों का धरना चल रहा है, वो क्यों चल रहा है, क्योंकि इससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज वाइड हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। जो भी नए लॉ लाए जा रहे हैं, नए लॉ किसकी फेवर में है, कैपिटलिज्म में, कुछ लोगों के फेवर में है, कुछ इंडस्ट्रिस्ट के फेवर में है, जिससे वो तो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे और भी ज्यादा रिच हो जाएंगे। बाकी जो हमारी 95% पॉपुलेशन है वो और भी ज्यादा गरीब हो जाएगी। ठीक है, तो पुअर पीपल और पुअर हो जाएंगे, तो वो क्या कर देंगे, रेवोल्यूशन कर देंगे। तो हम इसके एंगेज क्यों है, ताकि इनइक्वालिटीज इंक्रीज ना हो। अगर जी इनइक्वालिटीज इंक्रीज हो जाएंगी तो देश में रेवोल्यूशन आ जाएगा, जिस वजह से तख्ता पलट हो जाता है। तो जी हमने देखा है कि अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं उनको सरकार को दूर करना पड़ेगा, अदरवाइज एक देश में रेवोल्यूशन आनी कंफर्म है। नंबर 3, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आर द आउटकम ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। जितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की बात करते हैं, मार्क्सिज्म, ये व्यू किसके थे, मार्क्स के थे। जब देश में 16th सेंचुरी में 17th सेंचुरी में कैपिटलिज्म ग्रो कर रहा था, तो हैव्स एंड हैव्स नॉट क्या था, चल रहा था। पूरे वर्ल्ड में अमीर ही अमीर हो रहे थे, गरीब लोग और ज्यादा गरीब हो रहे थे। तो इस टाइम ने मार्क्स ने अपने व्यू दिए, सोशलिज्म आना चाहिए, देश में कैपिटलिज्म खत्म होना चाहिए, हर एक देश में कैपिटलिज्म को खत्म करना चाहिए। तो मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी किसका आउटकम है, इकोनॉमिक कंडीशंस का। लोग बेहाल हो रहे थे, इस कंडीशन से मार्क्सिज्म आया। गांधीज्म की बात करें, वो कैसे आया, उन्होंने देश के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन देखी तो उनके वेलफेयर की बात की, तो गांधीज्म आया। जितनी हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशंस का ही आउटकम होता है, रिजल्ट होता है। नंबर 4, इकोनॉमिक सिस्टम इन्फ्लुएंसेस द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता है। इकोनॉमिक सिस्टम इज कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर कैपिटलिज्म होगा तो फ्री ट्रेड होगा, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। अगर सोशलिज्म होगा तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकता। अगर मिक्स्ड इकोनॉमी होगी तो गवर्नमेंट का भी रोल होगा कि कुछ देश में इनइक्वालिटीज इंक्रीज ना हो। तो देश में सरकार जो पॉलिसीज बना रही है वो किसके ऊपर बेस्ड है, इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। जैसा हमारे देश का सिस्टम होगा वैसी हमारी पॉलिसीज होंगी। नंबर 5 इज इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इज मस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। हम अपने आप को कहते हैं इंडिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वर्क कैसे करेगी, अगर लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के ऊपर। अगर हमारे पास बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं, हमारी हर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तभी तो हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। डेमोक्रेसी तभी काम करेगी ना अगर लोगों के पास 2 वक्त की रोटी होगी, उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल होंगी। अब देश में कह दे कि क्या है, डेमोक्रेसी चल रही है, बड़ी डेमोक्रेसी है, लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर ही डिपेंड करती है। लास्ट वन इज स्टेट ओरिजिनेट फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम आगे करेंगे स्टेट की थ्योरी, स्टेट क्या है, स्टेट कैसे बनी, उसकी थ्योरीज। तो हम देखते हैं स्टेट का जन्म कैसे हुआ, एक स्टेट कैसे बनी, गवर्नमेंट कैसे बनी। वो बनी है इकोनॉमिक एक्टिविटी से। जब इंसान ने ट्रेड करना शुरू किया तो उसको जरूरत महसूस हुई
कि देश में कुछ होना चाहिए जो उनके लिए रूल बना सके, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके, जिस वजह से क्या हुआ, स्टेट का जन्म हुआ। तो हम ये देखते हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स के डेवलप के लिए कंट्रीब्यूट करता है, सेम वैसे ही इकोनॉमिक्स भी पॉलिटिकल साइंस के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये दोनों क्या है, बहुत ही इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है। ये था हमारा रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद इकोनॉमिक्स। होप्स सो कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।